पाठ 3 ततारा वामिरो कथा। लेखक लीलाधर मंडलोई। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव वो दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। इसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें शनह शनह क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालों पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयंत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो शुद्ध बुद्ध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया हो।
यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ, तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय की। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूं और तुम बस एक ही राग आलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वाह मीरो। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो। वाह, कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारे ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्य मनस्कतापूर्वक कहा और झटके से लपाटी की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जो होगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ वह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ है। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और ऊबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामीरो ना आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ा था। सहसा नारियल के झूठों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वह वामिरो थी।
लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वही खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाटी के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाटी ग्राम की थी और ततारा पासा गांव का। दोनों का संबंध संभव ना था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमितः लपाटी के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे और अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक ना था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी, जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। ततारा विहल उठ हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंकर्तव्य मूढ़ था। वामिरो के रुदन स्वर को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की मां क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वही अपनी असहायता पर खीज। वामिरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी, वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी, द्वीप के अंतिम सिरे तक। ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी। वे सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा, ततारा, ततारा। उसकी करुणा चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को झांकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था
दूसरी तरफ वामिरो ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही छींक उभर कर डूब रही थी, वामिरो, वामिरो, वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा, ततारा, ततारा पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारों को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग ना मिल सका। आज ना ततारा है ना वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी।